नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, विवाह के योग की स्थिति कैसी है, आप अपने जन्म कुंडली में सुंदर तरीके से आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होने वाला है, अर्थात टाइमिंग ऑफ मैरिज को आप कैसे स्थापित करते हुए उसे समझ सकते हैं। ऐसे कौन से कैलकुलेशन, ऐसे कौन से नियम, सामान्य सिद्धांत के तहत आप सुंदर तरीके से अपने जन्म कुंडली का स्वयंमेव कैसे अध्ययन कर सकते हैं कि आपका विवाह काल कब उस काल चक्र में आप आएंगे कि आपके वैवाहिक जीवन का सुंदर स्थापन काल के रूप में चरितार्थ करेगा। इसी बिंदु क्रम में एक छोटी सी व्याख्यान आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, यदि आप पुरुष जातक हैं तो शुक्र को रति सुख पत्नी सुख का कारक माना गया है। वहीं दूसरा ग्रह यदि आप महिला जातक हैं तो बृहस्पति को पति का सुख का कारक माना गया है। दाम्पत्य जीवन का कारक बृहस्पति को माना गया है यदि आप महिला जातक हैं। आपको एक सिद्धांत के रूप में मैं बिल्कुल सामान्य स्तर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप अपने जन्म कुंडली में आपको कुछ ऐसे बिंदु क्रम में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपको पहले यह देखना है, यदि पुरुष जातक हैं तो शुक्र की भावगत स्थिति कैसी है। दूसरा क्राइटेरिया, आप यदि महिला जातक है तो आपको यह देखना है कि बृहस्पति की भावगत स्थिति कैसी है। फिर या तीसरे पॉइंट पे आपको यह देखना है, जो कि सप्तम भाव लग्न कुंडली का सातवां भाव जो सेवेंथ हाउस है, वह दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था को रेखांकित करता है। अर्थात सेवेंथ भाव का अधिपति ग्रह और उस सप्तम भाव में जितने भी स्थित ग्रह हैं, उन ग्रहों की भावगत स्थिति आपको अपने जन्म कुंडली में ही चेक करनी है। अगले क्रम में मंगल की पोजीशन को देखनी है। पुनः अगले क्रम में D9 चार्ट, जो आपके षोडश वर्ग कुंडली में D9 चार्ट जो स्पाउस की व्यवस्था को रेखांकित करता है, आपके भाग्य विचारण के तथ्यात्मक संकलन के रूप में जाना गया है। उस D9 चार्ट के पहले भाव और सप्तम भाव की जो भी व्यवस्था है, उस भाव का अधिपति जो राशि जो ग्रह है, उसकी व्यवस्था को आपको देखनी है। पुनश्च अगले क्रम में दशा देखनी है कि आपकी जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है। और आखिरी पड़ाव में मित्रों, आपको ट्रांजिट अर्थात गोचर की उस व्यवस्था को परिलक्षित करनी है। अर्थात आपको यह जानना है कि मेरा विवाह कब होना है। उस विवाह काल को सुंदर तरीके से एक गणितीय विश्लेषणात्मक प्रविधि के तहत आपको यदि कैलकुलेशन करनी है, तो जो मैंने क्रम वाइज जो भी हमने क्रमानुसार तरीके से जो हमने बताया, आपको स्टेप बाय स्टेप इस पर आपको गौर फरमाना है। मित्रों, विवाह कब होगा, उस समय का निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं। पहले तो आपको उम्र देखनी है कि आपकी उम्र 50-60 साल की उम्र की तो आप नहीं हैं, 15-16 वर्ष के तो आप नहीं हैं। अर्थात यह उम्र के सापेक्ष एक युवा अवस्था में एक सही समय पे सही कार्य के आरोपण को सिद्ध करते हुए यदि सही समय पे आप विवाह का स्थापन करते हैं, तो आपके जीवन में सुंदरता का क्रम सुंदर तरीके से बनता हुआ प्रतीत होता है। मित्रों, उस पॉइंट पर हम आगे आते हैं कि विवाह कब होना है। उस समय को डिसाइड हम सुंदर तरीके से, सामान्य तरीके से कैसे समझ सकते हैं, कैसे एक विश्लेषणात्मक तरीके से उस काल चक्र को हम अपने समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। मित्रों, पहले आप यह देखें कि आपके जन्म कुंडली के 7वें भाव के अधिपति ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा चल रही है या नहीं। महादशा सबसे बलशाली होता है, उसके बाद अंतरदशा होती है, पुनश्च प्रत्यंतर दशा उससे कम प्रभावी होने लगता है, उसके बाद भी सूक्ष्म दशा है और प्राण दशा भी है। मैं 3 दशा की बात कर रहा हूं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। दूसरा पॉइंट देखना है कि आपके जन्म कुंडली के 7वें भाव में 7वें हाउस में जो ग्रह, जिन ग्रहों की स्थिति है, उन ग्रहों की क्या महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। तीसरे पॉइंट में आपको यह देखना है कि जितने ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन उस सप्तम भाव जो दाम्पत्य भाव को रेखांकित करने वाला भाव है, यदि आपके जन्म कुंडली में 2 ग्रह का दृष्टिगत रिलेशन 7वें भाव से
अगर बना हुआ है तो क्या उन दो ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा चल रही है अथवा नहीं। नेक्स्ट चौथे पॉइंट पे आपको यह देखना है, सप्तम भाव जहां दाम्पत्य जीवन की भाव को निरूपित करता है, उस सप्तम भाव से 11th हाउस जो लाभ का भाव है अर्थात पंचम भाव, आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव का अधिपति ग्रह की क्या महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। पांचवें पॉइंट पे 11th हाउस जो लाभ के भाव के रूप में जाना गया है, रिसोर्स ऑफ इनकम के भाव के रूप में जाना गया है, इसकी भी प्रासंगिकता मित्रों आपके विवाह कब होने हैं उस काल को डिसाइड करने के लिए इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात आपको पांचवें क्रम में, बिंदु क्रम में यह देखना है कि एकादश भाव का अधिपति ग्रह की महादशा, अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा चल रही है अथवा नहीं। यह तो मित्रों महादशा दशा की बात हुई। अब D9 चार्ट के तहत भी आप लग्न चार्ट के अलावा D9 चार्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि स्पाउस को, उस स्पाउस की व्यवस्था को बहुत कुछ बताने वाला D9 चार्ट है, जो षोडश वर कुंडली का बहुत स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट चार्ट है। D9 चार्ट में उसका प्रथम भाव का अधिपति ग्रह की दशा तो नहीं चल रही है, महादशा, अंतर्दशा। जब मैं दशा बोलूं तो महादशा, अंतर और प्रत्यंतर दशा को आप समझ लें। यह सप्तम D9 के सप्तमेश की दशा तो नहीं चल रही है। पहला भाव, सातवां भाव D9 चार्ट की व्यवस्था को देखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस क्रम में यदि मुख्य ग्रह की महादशा चल रही है तो ज्यादा प्रभावी होती है, अर्थात शक्ति का क्रम घटता जाता है। पहला महादशा, दूसरा अंतर्दशा, पुनश्च प्रत्यंतर दशा। इसके अलावा मित्रों विवाह कब होगा उसको डिसाइड करने के प्रयास में, सुंदर प्रयास में, शुक्र या बृहस्पति की दशा भी शुभकारी हो जाती है। चूंकि बृहस्पति शुभकारी ग्रह है, जब बृहस्पति की दशा चलती है तो शुभत्व कार्य में ऐसे जातक को तल्लीन कराते हैं, एंट्री कराते हैं। और वहीं शुक्र शुभता के लक्षण में भोग विलासता की व्यवस्था और रति सुख का कारक के रूप में शुक्र को माना गया है। अर्थात शुक्र और बृहस्पति की जब दशा काल में भी आप आते हैं तो यह संबंध के स्थापन के तहत यह इंडिकेट करते हैं कि आपका संबंध का स्थापन होना है। अर्थात बृहस्पति और शुक्र की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को भी आप चिन्हित कर सकते हैं। मित्रों कभी कभी राहु और केतु भी जिम्मेदार प्लैनेट हो जाते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के स्थापन के संदर्भ में। अर्थात आप उस काल चक्र में एंट्री तो नहीं कर रहे हैं, अर्थात आपका विवाह कब होगा यह कभी कभी राहु और केतु भी बताते हैं। जहां केतु रहस्य का कारक है, अर्थात राहु और केतु जिम्मेदार कब होते हैं, जब इन दोनों ग्रह अर्थात राहु और केतु की जब दृष्टि इनकी सप्तम भाव पे पड़ती है। अर्थात सप्तम भाव जहां दाम्पत्य भाव को रेखांकित करता है, जब राहु और केतु की दृष्टिगत रिलेशन जब सप्तम भाव से पड़ती है, या सप्तम भाव की जो अधिपति प्लैनेट हैं उस ग्रह से जब सहसंबंध राहु या केतु बनाते हैं तो वैवाहिक जीवन के स्थापन के उस काल चक्र में आप ऑलरेडी प्रवेश करने लगते हैं। ऐसा भी देखा गया है। अर्थात आप राहु और केतु को अवॉइड नहीं कर सकते। आप यह सोचते हुए मात्र कि राहु और केतु तो छद्म प्रवृत्ति के पापी प्लैनेट हैं और शुभत्व कार्य विवाह के स्थापन के संदर्भ में या विवाह कब होगा, राहु और केतु की इसमें भूमिका नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है मित्रों। अब मित्रों अगले क्रम में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस ग्रह की महादशा में चल रहे हैं, सपोज दैट आपकी उम्र 32 वर्ष के आप हो चुके हैं और आप बुध की महादशा में चल रहे हैं। बुध की 17 वर्ष की महादशा होती है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, और आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और आप बुध की महादशा में आप चल रहे हैं, तो आपको यह देखना है कि आपके लग्न कुंडली में बुध की पोजीशन कहां है, किस राशि में, किस भाव में उसकी स्थिति है। अर्थात महादशा लग्न बनाएं और उस महादशा लग्न से जो सप्तम भाव, सप्तमेश ग्रह की जो पोजीशन बनती है, उसकी दशा आपको अगर मिलती है तो वैवाहिक जीवन का काल को सर्टिफाई करने का सुंदर योग बनता है। अर्थात आपके लग्न कुंडली में सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल बुध की महादशा चल रही है, तो उस बुध से 7वां भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है आपके लग्न कुंडली में, यह देखना है। अर्थात महादशा लग्न से 7वां भाव,
सप्तमेश ग्रह की दशा काल यदि आपको मिलती है तो वैवाहिक जीवन के स्थापन में उस काल चक्र में आप एंट्री करते हैं। मित्रों, इसके बाद अगले क्रम में गोचर को देखना है। मित्रों, गोचरी व्यवस्था में बृहस्पति का गोचर को अति शुभत्व माना गया है। जब जब बृहस्पति 7वें भाव से गुजर रहा है या 7वें भाव के अधिपति ग्रह के ऊपर से गुजर रहा है या आपके लग्न से गुजर रहा है तो दाम्पत्य काल, उस दाम्पत्य स्थापन काल चक्र में आप प्रवेश करने वाले हैं। अर्थात विवाह कब होगा, आपको इस समस्या का समाधान आपका होने वाला है। सेम इसी क्रम में D9 चार्ट में पहले भाव और 7वें भाव के उस व्यवस्था से जब बृहस्पति गोचर में गुजरते हैं तो विवाह की उस सुनिश्चित काल में प्रवेश कराने हेतु यह जिम्मेदार एक नियम विनियम सिद्धांत के रूप में आरोपित करने लगते हैं। मित्रों, सामान्य तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। दशा के तहत आप समझ सकते हैं। गोचरी व्यवस्था में और ग्रहों की उस श्रृंखला में शुक्र और बृहस्पति की जब अच्छी भूमिका होती है तो विवाह में विलंब नहीं होता है। जब बृहस्पति और शुक्र की पोजीशन में जब यह दोनों ग्रह पीड़ित होते हैं, नीच के हो जाएं, अस्त हो जाएं, निस्तेज हो जाएं, अंश में कमजोर हो जाएं, उनकी भावगत स्थिति अच्छी ना हो, छठे, 8वें और 12वें भाव के रिलेशन के तहत बृहस्पति और शुक्र विराजमान हो तो विवाह के स्थापन में मित्रों विलंब होता है। चूंकि शुक्र जहाँ पुरुष जातक के लिए रति सुख का कारक है, वहाँ स्त्री जातक के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है। सप्तम भाव आपका पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि आपका शुक्र राहु की युति बनी है, शुक्र पापत्व ग्रह से युक्त होकर कमजोर हो गया है, पीड़ित हो गया है, बलहीन हो गया है, वही बृहस्पति के साथ भी ऐसा अगर होता हुआ दिखाई पड़ता है तो विवाह स्थापन काल में मित्रों विलंब हो जाया करता है। इस छोटी सी चर्चा के साथ मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।